So, hello everyone, and a very good evening to all of you, and welcome back once again to another session of PMI analysis from the Hindu newspaper. So, in today's session, guys, as usually, we are going to do the PMI analysis, that is the pre mains and interview analysis of all the important articles from today's Hindu newspaper. And why PMI analysis is important, ये आपको सेशन के एंड में पता चल जाएगा. बस आप इस सेशन को ध्यान से देखो. Alright, so let's begin with the session and let's move ahead to the very first article. This article, guys, is about the national meeting of the Chinese Communist Party of China. जो Communist Party of China का जो एक नेशनल मीटिंग होने वाला है टू डिसाइड द लीडरशिप ऑफ चाइना. ठीक है, टू डिसाइड द लीडरशिप ऑफ चाइना, उसके बारे में आर्टिकल है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस आर्टिकल. काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा. सो दिस ईयर द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना विल कन्वीन इट्स 20th नेशनल पार्टी कांग्रेस which will see a major turnover in the leadership positions. अब ये देखने वाली बात है कि क्या प्रेसिडेंट सी जिनपिंग अपनी पोस्ट को छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, या फिर और भी जो पोजीशंस है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं. ऑलराइट, व्हेन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हेल्ड इट्स एनुअल सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस इन द मंथ ऑफ डिसम्बर लास्ट ईयर, द वॉच वर्ड वॉज स्टेबिलिटी. तो जो लास्ट ईयर सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये डिस्कस किया गया था कि जो हमारा फोकस है वो किसके ऊपर है, स्टेबिलिटी के ऊपर है. बिकॉज ऑफ कोविड-19 जो चाइना की इकोनॉमी है वो बहुत नीचे जा रही है, तो अभी हमें स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देना है. ऑलराइट, एंड दिस टर्म स्टेबिलिटी वाज रीइटरेटेड इवन with even greater emphasis at the March 2022 sessions of National People's Congress and Chinese People's Political Consultative Conference. ठीक है, तो ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस और चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी इसके ऊपर काफ़ी एम्फेसाइज दिया गया कि अभी हमें अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करना है. ऑलराइट, वन सेकेंड, आई थिंक इट्स ऑलराइट नाउ. Okay, now what is the expectation? What are the expectations from this national meeting? So there will be a review of the trajectory towards the realization of China Dream. तो ये जो चाइना ड्रीम है इसके रियलाइजेशन के टूवर्ड्स बात की जाएंगी, डिस्कशन किए जाएंगे. नाउ ये चाइना ड्रीम का मतलब है रिजुविनेशन ऑफ चाइना एंड इट्स इमर्जेंस एज अ फुल्ली डेवलप्ड मॉडर्न एंड पावरफुल नेशन. बेसिकली यहाँ पे यूएसए को सरपास करने की ही बात की जा रही है, नथिंग मोर देन दैट. द target for this was set as the year 2049, which marks the 100th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Alright, and therefore of considerable symbolic significance as well. It is also anticipated that President Xi Jinping will retain his party state and military leadership positions beyond the 10-year tenure. इससे पहले 10 साल के टेन्योर बढ़ा के मतलब 5 साल के टेन्योर कर दिए गए थे बाय अमेंडिंग द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी मैंने मेंशन किया है यहाँ पे. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना वॉज अमेंडेड टू अलाउ ओनली 2 5-year टेन्योर्स टू द हेड ऑफ स्टेट, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस वॉज टू रीस्टोर द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप एंड टू प्रिवेंट अ कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपिंग अराउंड एन एम्बिशियस इंडिविजुअल लीडर. ऐसा इसलिए किया गया था ताकि एक एम्बिशियस इंडिविजुअल के लीडर पूरा देश ना घूमे, जो फोकस हो वो कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर हो, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन के डेवलपमेंट के ऊपर ना हो. राइट, और उसके कुछ vested interest ना हो. ठीक है, but the constitution has now been amended again to permit the president to serve beyond a 10-year term and in theory indefinitely for life. तो हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा अमेंड करके ये जो 10-year टर्म था इससे आगे की भी बात कर दी गई है, एंड एक्चुअली इन प्रैक्टिस इट इज indefinitely for life. Alright, this 20th party congress is important because it is expected to endorse the continuance of Mr. Xi as Chinese top leader. मिस्टर जी जिनपिंग को चाइना का टॉप लीडर एंडोर्स किया जाएगा ड्यूरिंग दिस 20th पार्टी कांग्रेस. एंड द क्वेश्चन इज वेदर ही विल ओनली गेट अनदर 5-year टर्म और बी एश्योर्ड हिज लीडरशिप पोजीशन फॉर लाइफ. अब सवाल यह है, ये देखने वाली बात है कि क्या वो अगला 5 साल का टर्म एश्योर करते हैं या फिर अपनी पोजीशन को पूरी लाइफ टाइम के लिए स्ट्रेंथन कर लेते हैं. ठीक है, लिमिटेड एक्सटेंशन, अगर इनके टेन्योर में लिमिटेड एक्सटेंशन होती है, so that would indicate that there is opposition in the Chinese Communist Party to his assumption of leadership for life. ठीक है, देखो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि जो शी जिनपिंग है उनकी जो लीडरशिप है वो पूरी लाइफ तक के लिए हो जाएगी. बट अगर लिमिटेड एक्सटेंशन की जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि चाइनीज कम्युनिटीज पार्टी के अंदर विद इन द पार्टी सब कुछ ठीक नहीं है. राइट, एंड फॉर अदर लीडरशिप पोजिशंस द इनफॉर्मल एज लिमिट ऑफ 68 years हैज़ बिन जनरली ऑब्जर्व्ड इवन ड्यूरिंग मिस्टर शीज टेन्योर. जो बाकी लीडरशिप पोजीशंस है उसके हिसाब से ये है कि जो बाकी लीडर्स होंगे अदर देन दी प्रेसिडेंट वो 68 years अटेन करने के बाद
रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। बट अब ये देखना है कि ये होगा कि नहीं होगा। अभी जो प्रीमियर है वहाँ के ली केकियांग, उन्होंने थोड़ी टाइम पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दिया था कि वो 10 साल क्योंकि उनके पूरे होने वाले हैं तो अपने ऑफिस को छोड़ देंगे। एंड इफ द इनफॉर्मल एज लिमिट्स आर ऑब्जर्व्ड विच इज 68 ईयर्स, जो कि कितना है 68 ईयर्स है, देन एज मेनी एज 11 ऑफ द 25 मेंबर्स ऑफ पोलिट ब्यूरो will get out of this Politburo, ठीक है। And two of the 7 members of Politburo standing committee would have to retire at the 20th party conference, ठीक है। अब नाउ ये Politburo और Politburo standing committee क्या है, डोंट वरी, इसकी बात करेंगे आगे। तो बेसिकली बात यह है कि अगर 68 ईयर्स वाली लिमिट को फॉलो किया जाएगा तो 25 में से 11 पोलिट ब्यूरो के मेंबर्स जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे एट दिस सेशन, एंड पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के 7 में से 2 मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे, तो जो कि बहुत बड़ा नंबर होगा। तो देखना है कि ये होता है कि नहीं होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट पोलिट ब्यूरो एंड पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी। सो पोलिट ब्यूरो, रिमेंबर, इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। करंटली इट इज अ ग्रुप ऑफ 25 टॉप ऑफिशियल्स हु ओवरसी द CCP, and it was formerly known as the Central Political Bureau of Communist Party of China. All right. Now, what about Politburo Standing Committee? So it consists of top leadership of Chinese Communist Party. So it has a role when Politburo is not in session. When Politburo is not in the session, this committee has the responsibility of conducting policy discussions and making decisions. And currently it has 7 members, जिसमें से 2 रिटायर हो जाएंगे अगर 68 ईयर्स वाला थ्रेशोल्ड जो एलिजिबिलिटी है वो फॉलो किया जाएगा। ऑलराइट, नाउ देयर आर वेरियस डोमेस्टिक रिस्क। सो डोमेस्टिक रिस्क हैव मल्टीप्लाइड एज द इकोनॉमी कंटिन्यूज टू स्लो डाउन एंड इज बीइंग बफेटेड बाय सिवियर लॉकडाउन्स इन मेजर सिटीज। तो हम सब जानते हैं कि कोविड-19 का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था, बहुत सारे सिवियर लॉकडाउन लगाए गए चाइना में, और जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन है। इनफैक्ट चाइना की इकोनॉमी कोविड से पहले ही नीचे चल रही थी बिकॉज ऑफ वेरियस strict regulation that were imposed by the Chinese president। तो जिसकी वजह से अब ये देखने वाली बात है कि क्या शी जिनपिंग का अगेंस्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ बात होगी कि नहीं होगी, ठीक है। एंड येट मिस्टर जी हैज पब्लिकली डिफेंडेड द वेरी स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, एंड देयर इज अ बेयरली कंसील्ड कंट्रोवर्सी विद इन द पार्टी लीडरशिप ओवर वेदर सच स्वेयर मेजर्स आर नेसेसरी और नॉट। एंड द करंट सेक्रेटरी, अब जो करंट सेक्रेटरी है शंघाई के, Li Qiang, is reputed to be close to Mr. Xi, but may be in doghouse for having failed to check the spread of the infection in the city। अब जो पार्टी सेक्रेटरी हैं शंघाई के, जिनका नाम ली कियांग है, ऐसा माना जाता है कि वो क्लोज एलाई हैं किसके, मिस्टर जी के। तो इस चीज़ में तो वो सक्सेसफुल हैं, लेकिन इन्फेक्शन को रोकने में वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहे थे। द चाइनीज इकोनॉमी वॉज ऑन अ स्लोअर ट्रेजेक्ट्री एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इवन बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक बिकॉज ऑफ सेवरल की डिसीजंस टेकन बाय मिस्टर शी जिनपिंग। ऑलराइट, जिसमें से 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, चाइनाज हाईली प्रॉफिटेबल कमर्शियल मल्टीनेशनल सच एज अलीबाबा वर ब्रॉट टू हील बाय सेवरल न्यू एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, एंड सिमिलर न्यू एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन वर इम्पोज्ड इन द प्रॉपर्टी मार्केट, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट कंपनी जो थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, उनका बिल्कुल वो बैंकरप्ट होने के कगार पे आ गई, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स रिलेटेड टू दीज 20th नेशनल कांग्रेस ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो देखने वाली बात यह है कि क्या होता है आगे चल के। अब ये जो होगी तो इसमें देखते हैं कि किस किस की लीडरशिप को एक्सटेंड किया जाता है और किस किस की लीडरशिप को खत्म किया जाता है। बट इन माय ओपिनियन आई वुड से कि जो शी जिनपिंग है वो अभी भी प्रेसिडेंट बने रहेंगे, उनकी प्रेसिडेंटशिप नहीं जाएगी, बिकॉज इंटरनल पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो किसी तरीके का कोई कंट्रोवर्सी अभी दिखाई नहीं देता है। ओके, so I hope guys this article is clear, and now let's do the PMI analysis। देखो, this article is not important either for pre और for mains। प्री और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज मेंस में क्योंकि ये एंटायरली चाइना पे फोकस्ड है ये आर्टिकल, तो एंटायरली चाइना पे फोकस्ड क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अगर शी जिनपिंग को दोबारा से बना दिया जाएगा प्रेसिडेंट, तो इन दैट केस हो सकता है कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन इंडिया, इस तरीके का कोई आर्टिकल आएगा, तो देन एट दैट टाइम वी विल डिस्कस दैट। प्री के लिए तो ऑफकोर्स इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यस प्री में जो इनकी स्टैंडिंग कमेटी है उससे क्वेश्चन आ सकता है, तो उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है। तो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, टेल अस अबाउट चाइनाज पॉलिटिकल सिस्टम। सीधा सीधा सवाल है, चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताओ, बात ही खत्म। तो पूरा हम बता देंगे जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे अभी डिस्कस करी हैं अबाउट चाइनाज पॉलिटिकल सिस्टम। एंड यस, पोलिट ब्यूरो के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं प्री में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पोलिट ब्यूरो।
It is the decision making body of Russian Communist Party? No. It is the decision making body of Chinese Communist Party. So this first statement is incorrect. And currently it is a group of 25 top officials. So this is absolutely correct. And now please don't get confused between Politburo and Politburo Standing Committee. These two are different bodies. Politburo has 25 members while Politburo Standing Committee has 7 members. Alright. So only 2 should be the correct answer, option B. Alright. And now let's move ahead to another article, demolishing the rule of law. Now इस आर्टिकल में पूरा मेंशन है, पूरा क्रिटिसाइज किया गया है गवर्नमेंट को, जो ये बुलडोजर चलाए जा रहे हैं अतिक्रमण के नाम पे, ठीक है। तो इस पूरे आर्टिकल में जो है पूरा ये है कि क्रिटिसाइज किया गया, तो इसलिए ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके अंदर जो लीगल चीज़ें हैं, जो ये डिमोलिशिंग चल रही है इन वेरियस रीजन्स ऑफ दिल्ली और कई देश के कई और इलाकों में, तो उसके रिलेटेड क्या क्या लीगल एस्पेक्ट्स हम उसकी बात कर लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। So the statement of NDMC New Delhi Municipal Corporation that the demolition was a part of drive against illegal encroachment. तो NDMC का ये कहना है कि ये जो demolition चल रहा है ये अतिक्रमण की वजह से, यानी कि illegal encroachment की वजह से चल रहा है. But this binary of legal and illegal settlements has very little meaning in Delhi. ये जो लीगल और इलीगल सेटलमेंट्स की बात है ना, दिल्ली में बिल्कुल भी वैलिड नहीं है. क्यों वैलिड नहीं है? बिकॉज जो दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2008-9 का, उसके हिसाब से केवल 24% लोग ऐसे हैं जो कि प्लान्ड कॉलोनीज में रहते हैं. बाकी जो 76% लोग हैं वो आज भी इनफॉर्मल या फिर अनप्लान्ड एरियाज में रहते हैं. ठीक है, तो इलीगल और लीगल सेटलमेंट की तो बात ही कुछ नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इलीगल सेटलमेंट्स को डिमोलिश करने पे आ गए दिल्ली में, तो आधे से ज़्यादा 3/4 दिल्ली को आपको डिमोलिश करना पड़ेगा. तो ये बातें बेकार है, ऐसी बातें मत करो. नाउ सेक्शन 343 है ऑफ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 का, वो अलाउ करता है कि ठीक है आप किसी भी बिल्डिंग को डिमोलिश कर सकते हो, कोई भी कॉर्पोरेशन जो है वो डिमोलिश कर सकती है बिल्डिंग को, बट उसके अंदर एक प्रोवाइजो भी लगा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट कि नो ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन शैल बी मेड अनलेस अ नोटिस इज सर्व्ड टू गिव द अफेक्टेड पर्सन. जब तक कि अफेक्टेड पर्सन को आप नोटिस नहीं दोगे तब तक आप डिमोलिशन नहीं कर सकते. ये सेक्शन 343 में मेंशन है ऑफ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट. तो हाउ दे आर डूइंग दिस डिमोलिशन, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. इन अजय माकन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि ये केस था कंसर्निंग द लीगैलिटी ऑफ डिमोलिशन ऑफ शकूर बस्ती एरिया इन न्यू दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट में उसने बोला था कि दैट नो अथॉरिटी शैल कैरी आउट एविक्शन विदाउट कंडक्टिंग अ सर्वे. बिना सर्वे के किसी भी तरीके का कोई एविक्शन नहीं किया जाएगा. ठीक है, एंड और वहाँ की पॉपुलेशन को भी कंसल्ट करना जरूरी है, दैट इट सीक्स टू एविक्ट एंड प्रोवाइडिंग एडिक्वेट रिहैबिलिटेशन फॉर दोज एलिजिबल. अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एविक्ट करना है, आपको जब आप एविक्ट करोगे उनको रिहैबिलिटेशन भी तो करवाओगे. ऑलराइट. सिमिलरली इन सुदामा सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट ने मैंडेट किया था स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको कंप्लाई करना पड़ेगा विद फेयर प्रोसीजर्स बिफोर अंडरटेकिंग एनी एविक्शन. अगर आप किसी भी तरीके का कोई एविक्शन करते हो तो यू शुड कंप्लाई विद द फेयर प्रोसीजर. ठीक है, बिकॉज राइट टू हाउसिंग, हमने कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया था, राइट टू हाउसिंग इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया है. ऑलराइट. नाउ एक इसी से बिल्कुल मिलता जुलता एक और आर्टिकल टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में था, जो कि मैंने साथ में ही रख लिया है इसलिए. ठीक है, इसमें भी एक जजमेंट की बात हुई है जो कि है ओल्गा टेलिस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया था, तो ये भी सिमिलर है. तो इसमें क्या जजमेंट थी ये बात कर लेते हैं. सो द केस वाज ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन and this judgment came in there 1985 by a 5-judge bench which was led by the then Chief Justice of India Y.V. Chandrachud, and this bench agrees that pavement dwellers do occupy public spaces unauthorized. ठीक है, however इस बेंच ने अग्री किया कि हाँ जी आप अनऑथराइज्ड तरीके से आप जो है इन जगहों को ऑक्यूपाई करके बैठे हो. ठीक है, लेकिन कोर्ट ने यह भी बोला साथ में दैट दे शुड बी गिवन अ चांस to be heard and a reasonable opportunity to depart before the force is used to expel them. Force को use करने से पहले उनको एक चांस देना चाहिए to be heard and एक reasonable opportunity होनी चाहिए उनके पास to depart. And Supreme Court reasoned that eviction using unreasonable force without giving them a chance to explain is completely unconstitutional because Article 21 के अंदर right to housing is a fundamental right. Alright. And any person who is deprived of his right to livelihood except according to just and fair procedure established by law can challenge the deprivation as offending the right to life. अब अगर आप किसी की दुकान भी तोड़ देते हो then you are depriving that person for the right to livelihood. तो अगर आप किसी की दुकान तोड़ दोगे ये कह के कि यहाँ पे
अतिक्रमण हो रखा है, तो इन दैट केस यू आर वायलेटिंग दैट पर्सन्स राइट टू लाइवलीहुड विच इज अगेन अ राइट, a fundamental right under Article 21 of the Constitution of India. All right. So these are some of the legal aspects, guys, of this issue. I hope this is clear. बाकी जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आप, जो भी पॉलिटिकल बातें हैं उसके बारे में आपको नहीं ध्यान देना है. Just you should focus on the legal aspects of any topic, any issue. The constitutional aspect, the legal aspect. That's it. All right. And now, इसमें मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, नॉट एट ऑल. इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं आपका विचार जानने के लिए कि आपके किस तरीके के विचार हैं, बैलेंस्ड हैं, राइटिस्ट हैं या लेफ्टिस्ट हैं. व्हाट आर योर व्यूज ऑन ऑनगोइंग बुलडोजिंग इवेंट्स अक्रॉस द कंट्री. तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको अपना कोई व्यू नहीं देना, इसमें आपको सीधा बोलना है. और अगर व्यू देना है तो बैलेंस व्यू होना चाहिए. इसमें आपको बोलना है कि यस, हाँ, ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट है इनको डिमोलिश करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो ओल्गा टेलिस वाला जजमेंट है वो आपको बताना है अपने आंसर में कि जो ओल्गा टेलिस वाला जजमेंट था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि भाई जो ये लोग हैं जिनको आप एविक्ट करना चाहते हो, इनके पास सुनने का अधिकार होना चाहिए, सुनाने का अधिकार, इनको बोलने का अधिकार होना चाहिए, राइट टू बी हर्ड इनके पास होना चाहिए. ऑलराइट, सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी मेंशन्ड इन योर इंटरव्यू. एंड नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन द अरुणाचल असम बॉर्डर डिस्प्यूट. इससे पहले भी हमने एक आर्टिकल पढ़ा था ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर डिस्प्यूट, एंड सिमिलरली उसी तरीके का एक आर्टिकल है 15 अगस्त 2022, जब हमारे को 75 साल हो जाएंगे हमारे इंडिपेंडेंस को, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कि आपस में आपके जो भी बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करो हमेशा के लिए. ठीक है, तो बात करते हैं क्या क्या इशू है. देखो, असम के साथ ऑलमोस्ट हर सिस्टर स्टेट का बाउंड्री डिस्प्यूट है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट असम से निकल के आए हैं. एंड नन ऑफ द फ्यू स्टेट्स एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज दैट दे सेड was dictated by the partisan administration of undivided Assam without consulting the tribal stakeholders. उनका ये मानना है कि बिना ट्राइबल स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशन के ये पार्टीशन कर दी गई थी, ये बाउंड्री बना दी गई थी, एंड दिस बाउंड्री इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल. ठीक है, और ये जो अरुणाचल प्रदेश के साथ इशू है ये है 1951 रिपोर्ट को लेके, जो कि एक सब कमेटी ने बनाई थी, दैट वाज हेडेड बाय असम फर्स्ट चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बोरदोलाई. अब क्योंकि असम के पहले चीफ मिनिस्टर इस कमेटी के हेड थे, तो ऐसा बोला गया कि इस कमेटी ने काफ़ी ज़्यादा पार्शियलिटी करी थी, बहुत सारा एरिया जो कि अरुणाचल प्रदेश में जाना चाहिए था, ऐसा अरुणाचल प्रदेश का आर्गुमेंट है, बहुत सारे एरिया जो कि अरुणाचल प्रदेश में जाना चाहिए था वो असम में चला गया. ठीक है, तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश ने इस 1951 के रिपोर्ट से जो बाउंड्री बनी थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया. ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश एंड असम हैव डिस्प्यूट एट अबाउट 1200 पॉइंट्स along their 804 किलोमीटर बाउंड्री. And the disputes cropped up in the year 1970s and intensified in 1990s, जिसमें बहुत सारे झगड़े भी हुए थे along the border. The issue, जो पर ये इशू आज का नहीं है, this issue dates back to 1873 when the British government introduced the inner line regulation vaguely separating the plains from the frontier hills. अब इन्होंने क्या किया था 1873 में, हिल्स को जो प्लेन्स थे उसको सेपरेट कर दिया था. ठीक है, वहाँ पे एक सेपरेशन लाइन बना दी थी, बाउंड्री बना दी थी. तो ये जो बोन ऑफ कंटेंशन है ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है, 1873 का है. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 1951 रिपोर्ट 3648 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ द प्लेन एरिया ऑफ बालीपारा एंड सादिया फुट हिल्स. अब सादिया डिस्ट्रिक्ट देखो अरुणाचल प्रदेश का है. ठीक है, अब सादिया फुट हिल्स क्या हुआ, ये सारे को ट्रांसफर कर दिया गया टू द दर्रांग एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, और ये अरुणाचल प्रदेश को बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था. ठीक है, उन्होंने बोला कि आपने जो यहाँ के ट्राइब्स हैं उनके कंसल्ट किए बिना ही ये काम किया है, तो ये हम बिल्कुल भी नहीं मानते. हाउएवर, जो असम के लोग थे उनका मानना था कि यस, जो 1951 की डिमार्केशन है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है और लीगल है, देयर इज नो इशू विद दैट. ओके, एंड देयर आर सेवरल अदर एफर्ट्स. अब क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एफर्ट्स इन बाउंड्री डिस्प्यूट को सुलझाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, बहुत सारे एफर्ट किए गए हैं. नंबर 1, 1971-1974 के बीच में काफ़ी सारे एफर्ट किए गए. उसके बाद एक हाई पावर ट्राईपार्टाइट कमेटी बनेगी जिसमें सेंटर था, सेंट्रल गवर्नमेंट थी और दोनों स्टेट्स की गवर्नमेंट थी. ठीक है, 1979 में बनाई गई थी टू डिलीनिएट द बाउंड्री बेस्ड ऑन सर्वे ऑफ इंडिया मैप्स, पर इससे भी कुछ हुआ नहीं. अबाउट 489 किलोमीटर ऑफ द इंटरस्टेट बाउंड्री नॉर्थ ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर वॉज डिमार्केटेड बाय 1984, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ने इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया. ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर 489 किलोमीटर की जो इंटरस्टेट बाउंड्री थी उसको डिमार्केशन किया गया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ने माना नहीं, तो ये भी जो ये कमेटी बनाई गई ये भी फेल हो गई. इसके अलावा असम
objected and approached the Supreme Court in 1989 accusing Arunachal Pradesh of encroachment. अब असम जो था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया 1989 में और ये बोला उसने कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इलीगल एनक्रोचमेंट कर रहा है. फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक कमीशन बनाया हेडेड बाय वन ऑफ इट्स रिटायर्ड जजेस और इस कमीशन ने एक रिपोर्ट दी और उसमें उन्होंने बोला दैट अरुणाचल प्रदेश शुड गेट बैक सम ऑफ द एरियाज ट्रांसफर्ड इन 1951 बिसाइड्स एडवाइजिंग बोथ द स्टेट्स दैट दे शुड फाइंड अ मिडल पाथ थ्रू डिस्कशंस. ठीक है, इन्होंने इस कमेटी ने बोला कि यस जो 1951 में जो एरियाज ट्रांसफर हुए थे उसमें से कुछ एरियाज अरुणाचल प्रदेश में जाने चाहिए बट दोनों स्टेट्स को डिस्कशन के थ्रू एक मिडल पाथ ढूंढना चाहिए. ठीक है, बट इससे भी कुछ हुआ नहीं. But now these days the chances are high because Assam Meghalaya boundary agreement has raised hopes of the Assam Arunachal boundary dispute being resolved, especially with the center egging the northeastern states कि 15 अगस्त 2022 तक अपने जितने भी बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व करो. और इसके अलावा बहुत बड़ा रीजन ये है कि सेंटर में भी और इन स्टेट्स में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आला कमान की वजह से हाई कमान के प्रेशर की वजह से इन बाउंड्री डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर लिया जाएगा. ठीक है, and now let's do the PMI analysis. Pre के लिए it is not important, for mains and interview very important. Mains में it is important for GS to Indian polity. The long hanging border issues among the sister states are a dent on the soul of fraternity of the country. Discuss in the light of Assam Arunachal conflict. very important question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और जो जो चीजें हैं वो अभी आपको जो हमने डिस्कस करी वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो. एंड इंटरव्यू में डायरेक्टली दे के नास किए असम अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है क्या और क्या क्या स्टेप्स अभी लिए गए हैं. तो क्या कॉन्फ्लिक्ट हमने डिस्कस कर लिया और क्या क्या स्टेप्स सिंस द ईयर 1971 लिए गए हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया. ऑलराइट, एंड नाउ जो एक हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे था जो कि 2017-18 में रिलीज नहीं किया गया था, अब उसको 2020-21 में दोबारा से 2022 में कंडक्ट कराया जाएगा और उसके नेक्स्ट ईयर जुलाई 2023 तक इसकी रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाएगा. सो दिस वाज ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे यूजुअली कंडक्टेड बाय NSO एवरी 5 years इज सेट टू रिज्यूम दिस ईयर आफ्टर अ प्रोलॉन्ग ब्रेक. ठीक है, हर 5 साल में होता है बट 2017-18 वाला जो था उसको उसके डेटा को गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया था ये कहते हुए कि ये जो डेटा है ये इनसफिशिएंट है और डेटा जो है वो ठीक नहीं है, इसको रिलीज करना. ठीक है, so last time it was published in the year 2011-12. all right, remember this survey estimates per capita household spending used to arrive at estimates of poverty levels in different parts of the country and to review the economic indicator. ये जो सर्वे है ये एस्टिमेट करता है पर कैपिटा हाउस होल्ड स्पेंडिंग को जिससे कि हम पॉवर्टी लेवल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं. एंड दिस सर्वे इज टिपिकली कंडक्टेड बिटवीन जुलाई एंड जून एंड दिस ईयर्स एक्सरसाइज इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय जून 2023 और उसके बाद एक साल के अंदर अंदर इसका डेटा आना शुरू हो जाएगा. ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री में से इसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है लाइक दिस. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स. इट इज कंडक्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया. नो, it is conducted by NSO. Please remember this. It is released every 5 years. Absolutely correct. And the data of last survey of 2017-18 were not released by the government owing to the data insufficiency. ये बिल्कुल सही बात है. ठीक है, ये वाली चीज याद रखना. This is very important. So only 2 and 3 option B will be the correct answer. Only 2 and 3. And the last article for today, there is a panchayat in Samba district of Jammu, which is पल्ली. सांबा डिस्ट्रिक्ट में है ये, पल्ली पंचायत है. द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दैट इट हैज बिकम द वेरी फर्स्ट पंचायत इन द कंट्री टू बिकम कार्बन न्यूट्रल, fully powered by the solar energy. And this is in line with India's commitment of becoming carbon neutral economy by the year 2070, which was announced by the Prime Minister of India at COP26. COP26. Alright, so पल्ली नाम का एक पंचायत है सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू में, जम्मू एंड कश्मीर में, वो बन गया है कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री. इस तरीके का क्वेश्चन इसमें हो सकता है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू बिकम कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बाय 2050. इज दैट सो? नहीं, 2070. एंड पल्ली विलेज इन सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द फर्स्ट पंचायत इन द कंट्री टू बिकम कार्बन न्यूट्रल. यह बिल्कुल सही है. सो ऑप्शन बी ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर गाइस टू दिस क्वेश्चन.
And that's it for the session today. I hope all the articles and their PMI analysis are clear. And if you have any doubts, you can ask me in the comment section. If you want to have the PDF of this session, you can join the Telegram channel, and the link for which is provided in the description. Thank you so much for watching. Goodbye, take care, and God bless.